Hello students, let's see this question. The question has one assertion and one reason. Understand the statements and correct option को आपको choose करना है. So assertion में कह रहे हैं according to Lee Chateliers principle, addition of heat to an equilibrium solid to liquid results in decrease in the amount of solid. ठीक है. अब देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है तो अगर आप उस इक्विलिब्रियम पर कोई भी स्ट्रेस कॉज करते हो, स्ट्रेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी तरीके का अगर आप स्ट्रेस कॉज करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर वो स्ट्रेस मिनिमाइज हो सके. ठीक है. अब देखिए यहाँ ये सॉलिड और लिक्विड का क्या है, इक्विलिब्रिया दिया है, फिजिकल इक्विलिब्रिया. ये दो क्या है, फेजेस हैं. सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्पेस मिनिमम होता है. लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े से वीक होते हैं और स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है. ठीक है. तो सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, टेम्परेचर. इसमें आप टेम्परेचर ऐड करोगे. तो टेम्परेचर जब ऐड करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से मोशन इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक मोशन इंक्रीज होगा. ठीक है, पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस. ठीक है. तो आपने क्या किया, इस इक्विलिब्रिया पर, जब सॉलिड लिक्विड का जो इक्विलिब्रिया था, आपने इसको इस इक्विलिब्रिया पर हीट इंट्रोड्यूस करा दी. हीट अगर इसमें ऐड कर रहे हो तो ये सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है. यानी कि आप क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो. और इक्विलिब्रियम को जब डिस्टर्ब करते हो तो उस इक्विलिब्रियम के डिस्टर्बेंस को आपको मिनिमाइज करना होता है. और मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सॉलिड. तो बिल्कुल सही बात है. अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जो प्रोसेस है ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है, ये प्रोसेस आपका कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है. सो रीजन में क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सो ऑन हीटिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होगी, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इज प्रोवाइडेड टू द रिएक्शन. ठीक है, हीट रिएक्शन को दी जाती है, रिएक्शन हीट अब्सॉर्ब करता है, तो उस केस में एडिशन ऑफ द हीटिंग कॉजेज द फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. उस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होती है. रीजन बिल्कुल ट्रू है, बट आपका ये जो रीजन है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता. असर्शन के अंदर हमने फिजिकल इक्विलिब्रिया को लिया है, फिजिकल इक्विलिब्रिया को एक्सप्लेन करने के लिए आपका ये जो रीजन है ये करेक्टली एप्ट नहीं है. इस वजह से सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. देखिए अगर यहाँ पे रीजन में ये लिखते हैं कि हीट प्रोवाइड करने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये रीजन करेक्ट हो सकता था. बट यहाँ पे एक दूसरी स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. हमें कैसे पता ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हम तो सिर्फ सॉलिड को देख के ये बोल सकते हैं ना कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. ठीक है. तो इस बेसिस पे ये रीजन करेक्ट होता है कि सिंपल रिएक्शन को एंडोथर्मिक हम देख के नहीं बता सकते. या तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. और किसी को अगर ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है तो वो क्या करे, वो चले जाए पेज नंबर 209 पर, किसकी, एनसीईआरटी 11th क्लास फर्स्ट पार्ट में. वहां पे आप ली चार्टलियर प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.